हेलो एवरीवन, हम कंसोलिडेशन या फिर ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया कवर कर रहे थे और आज के इस लेक्चर में हमने कंसोलिडेशन के टॉपिक से पर्टेनिंग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। वन इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दैट इज एनसीआई, एंड द सेकेंड वन इज गुडविल। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और गुडविल की क्या डेफिनेशन है, एनसीआई या गुडविल किसे कहते हैं, इसे किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको कितने मेथड्स के तहत मेजर किया जाता है, ये सारी बातें तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। लेकिन पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एनसीआई होता क्या है, गुडविल होता क्या है, ये किस तरह से अराइज होता है, ये किस तरह से मेजर किया जाता है, और फिर हम इसका थियोरेटिकल पोर्शन भी कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम एक बिजनेस के एग्जांपल से समझते हैं कि एनसीआई गुडविल होता क्या है, और फिर हम इसकी रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, इन सारी चीज़ों के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपना कॉलेज रन कर रहा हूँ IQ स्कूल के नाम से, 10 साल तक, 15 साल तक, 20-25 साल तक मैं ये स्कूल, ये कॉलेज रन करता हूँ। किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ से रिटायरमेंट लेने का इरादा करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी रिटायरमेंट एज पे पहुँच जाता हूँ, मैं ये स्कूल, मैं ये कॉलेज IQ स्कूल के नाम से रन कर रहा हूँ। लेकिन अपनी रिटायरमेंट एज पे पहुँचने के बाद मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि मैंने अपना ये बिजनेस, मैंने अपना ये कॉलेज, मैंने अपना ये स्कूल किसी को सेल आउट कर देना है। तो मैंने मार्केट में कुछ एडवर्टाइजमेंट की, कुछ प्रमोशन की कि मैं एक CA का, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक रनिंग कॉलेज, एक रनिंग स्कूल सेल करना चाहता हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव और इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि वो IQ स्कूल को परचेज करना चाहते हैं। तो एक इन्वेस्टर हजरात मेरे पास आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि सर, आपके इस IQ स्कूल के अंदर, आपके इस IQ के कॉलेज के अंदर डिफरेंट तरह के एसेट्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास कैमराज हैं, लाइट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, LEDs हैं, फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनरेटर है, और 10 तरह की जो है ना टेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं, 10 तरह के एसेट्स हैं जो कि IQ में एग्जिस्ट करते हैं। और आपकी बैलेंस शीट में इन सारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट आ रही है 50 मिलियन, 5 करोड़ रुपए। तो चूंकि आपके IQ के इस स्कूल के अंदर, आपके IQ के इस कॉलेज के अंदर 5 करोड़ रुपए की बुक वैल्यू के, 5 करोड़ रुपए की कैरिंग वैल्यू के एसेट्स आ रहे हैं, तो आप ये 5 करोड़ रुपए रखें और हमें ये स्कूल, हमें इस स्कूल की, हमें इस कॉलेज की ओनरशिप ट्रांसफर कर दे। तो यहाँ पे मैंने उस इन्वेस्टर को रोक दिया कि आपको जितने सारे एसेट्स IQ स्कूल के अंदर, IQ कॉलेज के अंदर नजर आ रहे हैं, जिसमें फर्नीचर भी है, IT इक्विपमेंट भी है, कैमरा भी है, लाइट्स भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्चा हुआ है, जनरेटर भी है, फ्लोरिंग भी है, 10 तरह की चीजें आ रही हैं। ये तो आप इन सारी चीजों की बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू देख रहे हो 5 करोड़ रुपए, जो कि हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, जो कि डेप्रिशिएटेड वर्जन आ रहा है, जो कि डेप्रिशिएटेड अमाउंट आ रहा है, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर आप यही सारे एसेट आज की तारीख में मार्केट से परचेज करने जाओ, तो हो सकता है कि आपको मार्केट में ये एसेट सस्ते मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि इन एसेट्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई हो। जितने एसेट्स आपको IQ की प्रीमिसेस में नजर आ रहे हैं, 50 मिलियन या 5 करोड़ रुपए, तो उनकी बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू है, जो कि अकाउंटिंग के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमने डेप्रिशिएटेड अमाउंट लिखे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे रिकॉर्ड कर रखा है। लेकिन यही सारे इक्विपमेंट, यही सारा फर्नीचर, यही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आज की तारीख में आप मार्केट से खरीदने जाओगे, आज की तारीख में आप तैयार करने जाओगे, तो वो तो आपको मार्केट वैल्यू पे परचेस करना पड़ेगा ना। वो चीज़ें तो आपको मार्केट वैल्यू पे अवेलेबल हो रही होगी। तो 5 करोड़ रुपए या 50 मिलियन की कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू पे तो मैं इस एसेट्स को सेल नहीं करूंगा, इस बिजनेस को सेल नहीं करूंगा। तो इन्वेस्टर ने कहा, चले आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम एक प्रोफेशनल वैल्यूअर को बुलाते हैं और प्रोफेशनल वैल्यूअर से कहते हैं कि IQ स्कूल के अंदर जितने भी एसेट्स आ रहे हैं, उन सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करें। तो हम दोनों ने मिलकर एक प्रोफेशनल वैल्यूअर को अपॉइंट किया और IQ के जितने एसेट्स हैं उन सब की मार्केट वैल्यू, उन सब की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की। IQ में जितने भी एसेट्स हैं, चाहे फिर वो फर्नीचर हो, जनरेटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फ्लोरिंग हो, कैमरा हो, इक्विपमेंट हो, सारी चीज़ों की हमने मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की। वैल्यूअर ने IQ के सारे एसेट्स की वैल्यूएशन करने के बाद IQ के सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू कंक्लूड कर दी 65 मिलियन। वैल्यूअर ने कहा कि IQ में जितने भी एसेट्स आ रहे हैं, उन सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू, उन सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू 65 मिलियन है, 6.5 करोड़ रुपए। अब इन्वेस्टर ने मुझसे कहा कि आपकी तसल्ली हो गई। हमने वैल्यूअर को बुलाकर IQ के सारे एसेट्स की वैल्यूएशन करवा ली और IQ के सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, 65 मिलियन। तो 65 मिलियन मुझसे ले लें, 6.5 करोड़ रुपए मैं आपको पे कर देता हूँ और आप इस IQ स्कूल की, IQ कॉलेज की ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दें। फिर मेरे जहन में एक और ख्याल आया कि ये जितने एसेट्स की हमने मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू डिटरमाइन की है, ये एसेट्स, ये बाकी सारे एसेट्स और तो हमें मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। लेकिन पिछले 15-20 सालों के अंदर मैंने IQ के बिजनेस को खड़ा करने में जितनी मेहनत की है, IQ की ब्रांडिंग के ऊपर, IQ की गुडविल के ऊपर जितना काम किया है, IQ के अंदर एक स्किल्ड और एक ट्रेंड स्टाफ मौजूद है जिसको मालूम है कि कॉलेज का, एक CA के एजुकेशन का ऑपरेशंस किस तरह से मैनेज किया जाता है। IQ का बहुत सारे कॉम्पिटेंट फैकल्टी है जिन्होंने पास्ट में हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। IQ के बहुत सारे लॉयल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास्ट में IQ के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट पढ़कर यहाँ से CA के सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं, जो आने वाले वक्तों में CA के फर्दर सब्जेक्ट्स के लिए IQ में एनरोलमेंट करवा रहे होंगे।
अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के लोगों को IQ रिकमेंड कर रहे होंगे। यानी कि IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एक बिजनेस का नाम है। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एक बिजनेस है जिसमें जो एसेट नजर आ रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इसके बैक पे इसकी एक गुडविल भी तो है, इसकी एक बिजनेस वर्थ भी तो है। भाई फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आज IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के फेसबुक पेज पे जाऊं, यूट्यूब पेज पे जाऊं, इंस्टा पेज पे जाऊं, तो वहां पे भी थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर आ रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोशिप आ रही है। इसके अलावा CA के एजुकेशन में IQ कॉलेज की एक पोजीशन है, एक मार्केट वर्थ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो IQ में सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट फीडबैक लेकर ही एडमिशंस ले रहे होंगे। यानी कि मैंने IQ के सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर भी ली, तो ये तो वो एसेट्स की मार्केट वैल्यू है जो कि नजर आ रही है। एक IQ का एसेट ऐसा भी तो है जो कि नजर नहीं आ रहा है लेकिन एग्जिस्ट करता है। लेकिन आने वाले वक्तों में जो भी इस बिजनेस को एक्वायर करेगा, जो भी इस बिजनेस को ओन करेगा, उनको कैश इनफ्लोस, उनको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा। इन सारे एसेट्स को हम कहते हैं गुडविल। इन सारे एसेट्स को हम कहते हैं गुडविल। तो मैंने इन्वेस्टर से कहा कि आप अगर मुझसे IQ खरीदने में इंटरेस्टेड हो, हमने IQ के सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर ली, वो आ गई 65 मिलियन, वो आ गई 6.5 करोड़ रुपए। लेकिन IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एक रनिंग बिजनेस है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यहाँ पे एक स्किल ट्रेंड स्टाफ है, एम्प्लॉइज है जिनको मालूम है कि कॉलेज के ऑपरेशंस किस तरह से रन करते हैं। हमने डिफरेंट फैकल्टीज को ऑन बोर्ड लिया हुआ है जो कि कॉम्पिटेंट फैकल्टी है, जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो उन टीचर्स के साथ हमारा एक रिलेशनशिप है। IQ की एक लेंथी कस्टमर लिस्ट है, उन कस्टमर लिस्ट के बैक पे कस्टमर्स की लॉयल्टी है, कस्टमर्स की लॉयल्टी है, कस्टमर्स का फीडबैक है। कस्टमर्स आने वाले वक्तों में हमसे मजीद CA के कोर्सेज ले रहे होंगे, अपने दोस्त, जान पहचान के लोग, रिश्तेदारों को IQ रिकमेंड कर रहे होंगे। तो आपने सारे एसेट्स की तो मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर ली, लेकिन वो एसेट जो कि एग्जिस्ट करता है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, जिसे हम गुडविल का नाम दे रहे हैं, उस गुडविल की मद में तुम्हें जो कुछ पैसे चाहिए। तो इन्वेस्टर ने कहा बिल्कुल आपकी ये बात भी लॉजिकल है, IQ एक रनिंग, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और IQ सिर्फ अपने नाम से ही आने वाले वक्तों में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, आप IQ को कितने का सेल करना चाहते हैं? तो मैंने अंदाजा लगाया, मैंने एक रफ एस्टिमेट किया कि 65 मिलियन के 6.5 करोड़ रुपए के तो एसेट्स हैं जो कि IQ में नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस रनिंग बिजनेस की, इस प्रॉफिटेबल बिजनेस की फेयर वैल्यू है 90 मिलियन। बिजनेस की फेयर वैल्यू 90 मिलियन, यानी कि 90 मिलियन में इस बिजनेस की फेयर वैल्यू को वर्कआउट करता हूं और इन्वेस्टर को कम्युनिकेट कर देता हूं कि भाई मेरा ये पूरा चलता प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक रनिंग बिजनेस में 9 करोड़ रुपए का 90 मिलियन का सेल करने में इंटरेस्टेड हूं। इन्वेस्टर एग्री हो जाता है और इन्वेस्टर कहता है चले आपकी बात मानकर मैं आपको इस रनिंग बिजनेस के, इस प्रॉफिटेबल बिजनेस के 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ रुपए पे करने के लिए एग्री हो जाता हूं और मैं फाइनली IQ की ओनरशिप, IQ की 100% शेयर होल्डिंग इस इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देता हूं। अब इन्वेस्टर ने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को 100% एक्वायर कर लिया। तो इन्वेस्टर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की अपनी किताबों में, इन्वेस्टर अपनी किताबों में IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी रिकॉर्ड कर रहा होगा। और चूंकि उसने एक बिजनेस एक्वायर कर लिया, एक IQ की एक सब्सिडरी या एक इन्वेस्टिंग कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो वो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर भी रिकॉर्ड कर रहा होगा। सबसे पहले अगर मैं सेपरेट बुक्स की, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं कि इन्वेस्टर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में उसने जो ये इन्वेस्टमेंट की है उसे अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से रिकॉर्ड करेगा? सर, इन्वेस्टर ने IQ को एक्वायर करने के लिए 90 मिलियन 9 करोड़ रुपए पे किए, तो सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट्स इन IQ स्कूल डेबिट कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट्स इन IQ स्कूल 90 मिलियन से डेबिट कर रहा होगा और कैश इन बैंक क्रेडिट कर रहा होगा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टर सिंपली इन्वेस्टमेंट्स इन IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस 90 मिलियन से डेबिट कर रहा होगा और कैश एंड बैंक 90 मिलियन से क्रेडिट कर रहा होगा। लेकिन कंसोलिडेशन करते वक्त कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एक्विजिशन या ये बिजनेस की एक्विजिशन इतनी आसान तरीके से रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर आप कंसोलिडेटेड बुक के पर्सपेक्टिव से देखें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इन्वेस्टर ने जब IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक्वायर किया तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के 100% एसेट एक्वायर कर लिए और ये 100% एसेट्स की फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी थी? 65 मिलियन। लेकिन इन्वेस्टर ने इस IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक्वायर करने के लिए एक्चुअली कितना पे किया है? सर, इन्वेस्टर ने इस IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक्वायर करने के लिए एक्चुअली 90 मिलियन पे किए। तो 90 मिलियन माइनस 65 मिलियन जो इसने 25 मिलियन एक्सेस अमाउंट पे किया, 90 मिलियन माइनस 65 मिलियन जो इसने 25 मिलियन एक्सेस अमाउंट पे किया, ये 25 मिलियन का एक्सेस अमाउंट क्यों पे किया है? क्योंकि उसने ये 25 मिलियन IQ की गुडविल के अगेंस्ट पे किए, IQ की ब्रांडिंग के अगेंस्ट पे किए, IQ के रनिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस होने की मद में पे किए। उसको मालूम है कि अगर मैं आज 25 मिलियन IQ को एक्वायर करने के लिए ज्यादा भी पे कर रहा हूं तो आने वाले वक्तों में IQ के गुडविल से, IQ के ब्रांड से, IQ के नाम से मैं 25 मिलियन के इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर लूंगा। तो अब जब कंसोलिडेटेड बुक्स में IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा तो इसकी रिकॉग्निशन इस तरह से होगी
कि नेट एसेट्स को, आईक्यू के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया जाएगा, यानी कि आईक्यू के सारे नेट एसेट्स जिसमें फर्नीचर, जनरेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इक्विपमेंट, सारी चीजें आ रही होंगी, सारे नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया जाएगा, दैट इज 65 मिलियन। आईक्यू की गुडविल को कैपिटलाइज किया जाएगा, दैट इज 25 मिलियन, और कैश एंड बैंक 90 मिलियन से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ये बिजनेस एक्वायर किया गया है, ये सब्सिडरी कंपनी या इन्वेस्टर कंपनी एक्वायर की गई है, दोनों की रिकॉग्निशन दो अलग अलग तरीकों से हो रही है। सेपरेट बुक्स में तो सिंपली इन्वेस्टमेंट्स इन आईक्यू स्कूल डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट हो गया, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस सब्सिडरी कंपनी के, इस इन्वेस्टिंग कंपनी के सारे नेट एसेट्स को इंडिविजुअली फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया जाएगा, यानी कि नेट एसेट्स 65 मिलियन पे डेबिट हो रहे होंगे। इस बिजनेस की गुडविल को 25 मिलियन पे कैपिटलाइज किया जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए 90 मिलियन पे किए गए, जबकि आईक्यू के आइडेंटिफाइबल एसेट्स की मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी है, 65 मिलियन। तो 90 माइनस 65, 25 मिलियन का जो एक्सेस अमाउंट पे किया गया है, ये गुडविल की मद में पे किया गया है, ब्रांड की मद में पे किया गया है। तो यहां पे हम परचेज गुडविल को कैपिटलाइज कर रहे होंगे। याद रखिएगा, IAS 38 में स्पेसिफिकली कहता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। IAS 38 में स्पेसिफिकली कहता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल ना तो सेपरेबल है, ना हम इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में किसी बिजनेस की गुडविल एक्वायर करते हो, तो एज पर IFRS 3 इस परचेज गुडविल को हम रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया जाएगा, नेट एसेट्स 65 मिलियन से डेबिट, गुडविल को कैपिटलाइज किया जाएगा 25 मिलियन से परचेज गुडविल डेबिट, और कैश एंड बैंक 90 मिलियन से क्रेडिट हो रहा होगा। अब ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें एक इन्वेस्टर ने एक रनिंग बिजनेस को 100% एक्वायर कर लिया, और रनिंग बिजनेस को सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स डेबिट कैश क्रेडिट किया, रनिंग बिजनेस को कंसोलिडेटेड बुक्स में सारे एसेट्स, सारे आइडेंटिफाइबल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया, बिजनेस की गुडविल को कैपिटलाइज किया, और जो भी उसने कंसिडरेशन या कैश वगैरह पे किया था, उस कैश कंसिडरेशन को क्रेडिट कर दिया है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब की बार सेम एग्जांपल है कि मैं एक कॉलेज में एक CA का स्कूल रन कर रहा हूं आईक्यू स्कूल के नाम से, और 30 साल तक, 35 साल तक मैं इस बिजनेस को, मैं इस आईक्यू के कॉलेज को रन करता हूं और अपनी रिटायरमेंट एज तक पहुंच जाता हूं। अब रिटायरमेंट एज पे पहुंचने के बाद मैंने इरादा किया कि मैं ये आईक्यू स्कूल या ये जो भी कॉलेज है, ये सेल कर देता हूं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि चूंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जो अपना करियर है वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में डिवोट कर दिया था, तो मैं आईक्यू के ऑपरेशन से अब रिटायर तो होना चाहता हूं, लेकिन मैं आईक्यू का 100% स्टेक नहीं बेचूंगा। मैं आईक्यू का एक काम करता हूं, फिलहाल 80% स्टेक बेच देता हूं, ताकि 20% शेयर होल्डिंग आईक्यू की अभी भी मेरे पास रहे, और आईक्यू के अंदर मेरा एक नाम बरकरार है। मैं अब रिटायरमेंट पेज पे पहुंच चुका हूं, मैं आईक्यू के ऑपरेशंस को रन नहीं कर सकता, मैं आईक्यू में फर्दर टीचिंग वगैरह नहीं कर सकता, तो मैं आईक्यू के ऑपरेशन से खुद को रिटायर कर लेता हूं, आईक्यू की टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को रिटायर कर लेता हूं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ तसल्ली के लिए 20% शेयर होल्डिंग अपने पास रखता हूं, और 80% शेयर होल्डिंग मार्केट में डिस्पोज ऑफ कर देता हूं। तो मैंने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट शुरू की, मैंने मार्केट में प्रमोशन शुरू की कि भाई ये CA का एक कॉलेज है, CA का एक स्कूल है, जिसकी 80% शेयर होल्डिंग डिस्पोजल के लिए अवेलेबल है। अगेन मेरे पास एक इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर से वही सारी डिस्कशन की कि नेट एसेट्स, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की कैरिंग वैल्यू थी 50 मिलियन, 5 करोड़ रुपए। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की जब मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की तो वो आई 65 करोड़ रुपए, 65 मिलियन, यानी कि 6.5 करोड़ रुपए। और जब हमने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के इस रनिंग बिजनेस की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की तो वो आई 90 मिलियन, 9 करोड़ रुपए। अब की बार इन्वेस्टर ने मुझे यह कहा कि हम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन हम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का 100% स्टेक, 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर नहीं कर रहे, हम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में सिर्फ 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर रहे हैं। तो 90 मिलियन की 9 करोड़ रुपए तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की एज अ होल फेयर वैल्यू है ना। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस एज अ होल इस बिजनेस की फेयर वैल्यू कितनी है, 90 मिलियन, 9 करोड़ रुपए। तो हम तो चूंकि इस ओवरऑल बिजनेस का सिर्फ 80% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं, तो हम आपको 9 करोड़ रुपए या 90 मिलियन तो पे नहीं करेंगे, हम आपको 90 मिलियन का 80% यानी कि 72 मिलियन पे कर रहे होंगे। बात बिल्कुल लॉजिकल है। अगर इन्वेस्टर ने एक बिजनेस का 80% स्टेक एक्वायर किया है, आईक्यू स्कूल के बिजनेस का 80% स्टेक एक्वायर किया है, तो वो बिजनेस की फेयर वैल्यू 90 मिलियन का भी 80% यानी कि 72 मिलियन हमें पे कर रहा होगा। अब इन्वेस्टर ने 72 मिलियन हमें पे किए और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की 80% ओनरशिप, 80% स्टेक, 80% शेयर होल्डिंग को एक्वायर कर लिया। ये जो 80% स्टेक इन्वेस्टर ने आईक्यू स्कूल का एक्वायर किया, ये 80% स्टेक इन्वेस्टर को आईक्यू के ऊपर कंट्रोल 100% देता है। ये 80% की शेयर होल्डिंग, ये 80% की ओनरशिप इन्वेस्टर को आईक्यू के ऊपर कंट्रोल 100% देता है।
चूंकि 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग अब इन्वेस्टर के पास है, तो इसका मतलब है आईक्यू स्कूल के फ्यूचर के जितने भी बिजनेस डिसीजंस होंगे वो इन्वेस्टर्स अपनी मर्जी से ले रहा होगा। तो ये 80% शेयर तो बेसिकली कंट्रोलिंग शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 20% शेयर होल्डिंग ऐसी है जो अभी भी मेरे पास ही है, जो अभी भी मैंने ही रिटेन करके रखी हुई है। इस 20% स्टेक को हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या एनसीआई। इस 20% शेयर होल्डिंग को हम आगे से पुकारेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या फिर एनसीआई के नाम से। अब इसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्यों कहा जाता है, ये इसके नोमेनक्लेचर के अंदर ही समझ आ जाता है। यानी अभी भी मेरा आईक्यू में 20% स्टेक है, अभी भी मेरी आईक्यू में 20% शेयर होल्डिंग, 20% ओनरशिप है, लेकिन इस 20% शेयर होल्डिंग की वजह से मैं आईक्यू के बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरा आईक्यू में 20% स्टेक तो है, आईक्यू फायदा करेगा तो मेरा 20% फायदा होगा, आईक्यू नुकसान करेगा तो मुझे 20% नुकसान का एक्सपोजर उठाना पड़ेगा। लेकिन इस 20% इंटरेस्ट या 20% शेयर होल्डिंग की वजह से मैं आईक्यू को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं आईक्यू के डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। तो इस वजह से इस 20% स्टेक को हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या फिर एनसीआई कह रहे होंगे। इन्वेस्टर ने मुझे 72 मिलियन पे किए और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की 80% शेयर होल्डिंग, 80% ओनरशिप एक्वायर कर ली। सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टर अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस इन्वेस्टमेंट को सिंपली रिकॉर्ड कर रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन आईक्यू स्कूल 72 मिलियन से डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन आईक्यू स्कूल 72 मिलियन से डेबिट और कैश इन बैंक क्रेडिट कर देगा 72 मिलियन से। अब यहां पे जो गुडविल रिकॉर्ड होगी या यहां पे एक और चीज रिकॉर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इस गुडविल और इस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने के प्रैक्टिकली दो मेथड्स अवेलेबल है। वन इज कॉल्ड NCI at proportionate share of net assets or partial goodwill method, and the second one is called NCI at fair value or full goodwill method. जो इन्वेस्टर है वो अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में, वो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस आईक्यू की 80% शेयर होल्डिंग को दो में से किसी एक तरह से रिकॉर्ड कर रहा होगा। या तो वो एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स पे रिकॉर्ड कर रहा होगा, यानी कि गुडविल को पार्शियल गुडविल मेथड के तहत रिकॉर्ड कर रहा होगा, या वो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे यानी कि गुडविल को फुल गुडविल मेथड के तहत रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब ये दोनों मेथड्स क्या हैं इसको हम समझते हैं। सर, इन्वेस्टर ने आईक्यू स्कूल के 80% ओनरशिप एक्वायर करने के लिए कितनी कंसिडरेशन पे की है? 72 मिलियन। इन्वेस्टर ने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की 80% शेयर होल्डिंग, 80% ओनरशिप एक्वायर करने के लिए कितना पे किया है? 72 मिलियन। और इस 72 मिलियन के नतीजे में आईक्यू के जितने भी आइडेंटिफाइबल एसेट्स हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू, जिनकी फेयर वैल्यू कितनी है? 65 मिलियन। इस इन्वेस्टर ने भी इस 65 मिलियन के नेट एसेट्स, इस 65 मिलियन के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स का 80% एक्वायर किया है। तो अगर मैं 72 मिलियन की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू का 80% ही कंपेयर करूं, यानी कि 72 मिलियन माइनस 65 मिलियन का 80%, दैट इज 52 मिलियन माइनस करूं, तो हमारे पास एक गुडविल आएगी और वो गुडविल आएगी 20 मिलियन। लेकिन ये जो 20 मिलियन की गुडविल आ रही है, ये आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की 100% गुडविल नहीं है, ये आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की सिर्फ 80% गुडविल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की सिर्फ 80% गुडविल को रिप्रेजेंट कर रही है। देखें, 65 मिलियन के आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है, 90 मिलियन की बिजनेस की फेयर वैल्यू है। तो 90 मिलियन माइनस 65 मिलियन, आईक्यू की टोटल गुडविल कितने की है? 25 मिलियन की। और हमने इस मेथड के तहत जो गुडविल कैलकुलेट की, हमने इन्वेस्टर्स की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ली 72 मिलियन, उसमें से माइनस किया नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 65 मिलियन का 80% शेयर, दैट इज 52 मिलियन। तो 72 मिलियन माइनस 52 मिलियन, हमारे पास जो गुडविल कैलकुलेट हो रही है वो हो रही है 20 मिलियन। दिस इज कॉल्ड पार्शियल गुडविल, दिस इज कॉल्ड 80% ऑफ द गुडविल ऑफ आईक्यू स्कूल। अगर तो इन्वेस्टर इस गुडविल को पार्शियली रिकॉर्ड करता है, अगर तो इन्वेस्टर इस गुडविल को पार्शियली रिकॉर्ड करता है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जनरल एंट्री बनाएगा, नेट एसेट्स डेबिट 65 मिलियन से, नेट एसेट्स डेबिट 65 मिलियन से। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर, इन्वेस्टर ने तो आईक्यू स्कूल का सिर्फ 80% स्टेक एक्वायर किया है, जबकि 65 मिलियन तो 100% नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है। तो अगर इन्वेस्टर आईक्यू स्कूल का 80% स्टेक एक्वायर कर रहा है, तो वो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन नेट एसेट्स को 65 मिलियन पे क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? सर, इसका आंसर हम अपनी पिछली वीडियोस में दे चुके हैं कि जब आप किसी बिजनेस के कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर कर लेते हो, जब आप अपनी किसी बिजनेस की इतनी ओनरशिप एक्वायर कर लो कि आप उसे कंट्रोल कर सको, तो मोर देन 50% शेयर होल्डिंग पे कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर करने पे आपके पास कंट्रोल 100% आ जाता है। और एसेट की डेफिनेशन है कि रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी, रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। तो इवन दो कि इन्वेस्टर की ओनरशिप 80% है, लेकिन इन्वेस्टर इस 80% शेयर होल्डिंग पे बिजनेस डिसीजन को 100% कंट्रोल करता है, तो वो नेट एसेट्स को 100% यानी कि 65 मिलियन पे कैपिटलाइज कर रहा होगा। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास
नेट एसेट्स 65 मिलियन की फेयर वैल्यू पे डेबिट हो रहे होंगे। गुडविल हमने कितनी कैलकुलेट की, जिसे हमने पार्शियल गुडविल या 80% गुडविल कहा था सर, वो हमने कैलकुलेट की थी 20 मिलियन, तो गुडविल डेबिट हो रहा होगा 20 मिलियन से। इन्वेस्टर ने 80% ओनरशिप को एक्वायर करने के लिए कंसिडरेशन कितनी पे की है सर, 72 मिलियन की, तो हमारे पास कैश एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा 72 मिलियन से। अब अगर आप यहां पे गौर करो ना, तो आपकी ये डबल एंट्री, आपकी ये जर्नल एंट्री बैलेंस नहीं है, रिकंसाइल नहीं है। डेबिट साइड पे नेट एसेट्स आ रहे हैं 65 मिलियन के, गुडविल आ रही है 20 मिलियन की, तो ये हो गया 85 मिलियन, 85 मिलियन, जबकि क्रेडिट साइड पे कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ है 72 मिलियन से। तो हमारी ये डबल एंट्री अभी भी 13 मिलियन से आउट है। हमारा इस डबल एंट्री का क्रेडिट साइड अभी भी 13 मिलियन से बैलेंस नहीं हुआ। ये 13 मिलियन कहलाया जाएगा यहां पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई 13 मिलियन से क्रेडिट कर रहे होंगे। अब ये 13 मिलियन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्यों है, कैसे कैलकुलेट हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं। देखें, इन्वेस्टर ने नेट एसेट्स 65 मिलियन के 100% कैपिटलाइज किया, लेकिन एक्चुअली इन्वेस्टर ने नेट एसेट्स एक्वायर कितने किए, 80%। तो इसका मतलब है कि इस 65 मिलियन के नेट एसेट्स में से 20% स्टेक अभी भी एनसीआई का है, 20% ओनरशिप, 20% शेयर होल्डिंग अभी भी एनसीआई का है। तो अगर मैं 65 मिलियन का 20% करूं, अगर मैं 65 मिलियन का 20% करूं, तो ये आता है 13 मिलियन। चूंकि इन्वेस्टर अपने पास नेट एसेट्स को 100% फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा है, चूंकि इन्वेस्टर 100% नेट एसेट्स को 65 मिलियन की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो इस 65 मिलियन में एनसीआई का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जितना हिस्सा है, इस 13 मिलियन से हमें एनसीआई की एक ऑब्लिगेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। देखें, गुडविल तो हमने 80% ही रिकॉर्ड की, गुडविल हमने टोटल 25 मिलियन रिकॉर्ड नहीं की, गुडविल हमने सिर्फ उतनी ही रिकॉर्ड की जितना हमने बिजनेस एक्वायर किया है। 72 मिलियन का बिजनेस एक्वायर किया, 72 मिलियन का बिजनेस का 80% एक्वायर किया। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 65 मिलियन का 80% कंपेयर किया, तो गुडविल कैलकुलेट हुई 20 मिलियन, जो कि पार्शियल गुडविल 80% गुडविल है। नेट एसेट्स 65 मिलियन पे 100% कैपिटलाइज किए, गुडविल पार्शियल गुडविल मेथड के तहत 20 मिलियन कैपिटलाइज की। कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ 72 मिलियन से, सर 13 मिलियन से हमारे पास एनसीआई क्रेडिट होगा। ये एनसीआई बेसिकली नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का स्टेक है। चूंकि इन्वेस्टर नेट एसेट्स को 100% 65 मिलियन पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसी 65 मिलियन का 20% दैट इज 13 मिलियन, ये 13 मिलियन से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या एनसीआई की ऑब्लिगेशन क्रेडिट हो रही होगी। ये मेथड कहलाया जाता है पार्शियल गुडविल मेथड। ये मेथड कहलाया जाता है एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। सर पार्शियल गुडविल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बिजनेस की टोटल गुडविल कितनी थी 25 मिलियन, लेकिन हमने कितनी गुडविल रिकॉर्ड की, सर हमने 25 का 80% 20 मिलियन की गुडविल रिकॉर्ड की है, इसीलिए पार्शियल गुडविल मेथड है। सर इसे एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स जो कि 65 मिलियन थे, सिर्फ उसी का 20% हमने एनसीआई 13% पे रिकॉर्ड किया है। यानी कि एनसीआई को सब्सिडरी के नेट एसेट्स में से प्रोपोर्शनेट शेयर दिया जा रहा है, सब्सिडरी के नेट एसेट्स में एनसीआई का जो प्रोपोर्शनेट शेयर है उतनी अमाउंट से एनसीआई को क्रेडिट किया जा रहा है। यह मेथड कहलाया जाएगा एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी या फिर पार्शियल गुडविल मेथड। इन्वेस्टर के पास इस इन्वेस्टमेंट को अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करने का एक और मेथड भी है, दैट इज कॉल्ड फुल गुडविल मेथड या फिर एनसीआई एट फेयर वैल्यू। अब फुल गुडविल मेथड और एनसीआई एट फेयर वैल्यू में क्या काम होगा, देखें आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी थी 65 मिलियन, टोटल बिजनेस की फेयर वैल्यू कितनी थी 90 मिलियन। इन्वेस्टर ने इस बिजनेस का 80% स्टेक 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर की, तो उसने 90 मिलियन का 80% 72 मिलियन की कंसिडरेशन पे की। तो 80% कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल जो बिजनेस का 80% एक्वायर किया गया है उसके लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी पे की गई है 72 मिलियन। सर अगर बिजनेस की टोटल फेयर वैल्यू 90 मिलियन है, जिसमें से 80% पोर्शन इन्वेस्टर ने एक्वायर कर लिया, तो इस 90 मिलियन का बाकी 20% एनसीआई है, इस बिजनेस की 90 मिलियन की फेयर वैल्यू का बाकी 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। अगर आप इन्वेस्टर की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस की 80% कंसिडरेशन है 72 मिलियन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू को ऐड करो, यानी कि हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया 72 मिलियन, उसमें एनसीआई की फेयर वैल्यू, मेरे लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, एनसीआई की फेयर वैल्यू, सर बिजनेस की फेयर वैल्यू थी 90 मिलियन, एनसीआई था 20%, तो 90 मिलियन का 20% आ गया 18, तो 72 और 18 ये टोटल बन गया 90 मिलियन। अब मैंने कंसिडरेशन 80% ली है और एनसीआई 20% की फेयर वैल्यू ली है, तो अब इससे मैं कंपेयर करूंगा आईक्यू स्कूल के या बिजनेस के 100% नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू को। 72 मिलियन की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
90 मिलियन का 20% एनसीआई की फेयर वैल्यू, टोटल आ गया 90 मिलियन। इसमें से मैं माइनस करूंगा आईक्यू स्कूल के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, 100% नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू, वो कितनी थी हमारे एग्जांपल में 65 मिलियन। तो 90 मिलियन में से 65 मिलियन माइनस किया तो अब की बार आपके पास गुडविल कैलकुलेट हुई 25 मिलियन। ये जो गुडविल कैलकुलेट हो रही है ये आईक्यू स्कूल की फुल गुडविल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आईक्यू स्कूल के बिजनेस की 100% गुडविल को रिप्रेजेंट कर रही है। इस मेथड के तहत अगर आप गुडविल कैलकुलेट करते हो तो इसे हम फुल गुडविल मेथड कह रहे होंगे। अब इस केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी, इस केस में रिकॉग्निशन के वक्त हम किस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। सर इन्वेस्टर अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेट एसेट्स डेबिट कर रहा होगा 65 मिलियन पे। नेट एसेट्स तो हर हाल में 100% ही कैपिटलाइज होंगे, यानी कि नेट एसेट्स डेबिट हो जाएंगे 65 मिलियन से। अब की बार गुडविल हमने फुल गुडविल मेथड के तहत कैलकुलेट किया है तो गुडविल डेबिट हो रही होगी 25 मिलियन से। अब की बार हमने गुडविल फुल गुडविल मेथड के तहत यानी कि 100% गुडविल कैलकुलेट किया तो गुडविल डेबिट हो रही होगी 25 मिलियन से। इन्वेस्टर ने आईक्यू स्कूल का 80% स्टेक, 80% ओनरशिप एक्वायर करने के लिए कितना पे किया 72 मिलियन, तो कैश एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा 72 मिलियन से। और 90 मिलियन के इस बिजनेस में, इस बिजनेस जिसकी फेयर वैल्यू 90 मिलियन है उसका 20% एनसीआई है, उसका 20% एनसीआई है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारे पास 90 मिलियन का 20% 18 रुपए से क्रेडिट हो रहा होगा। यह मेथड कहलाया जाता है फुल गुडविल मेथड या एनसीआई एट फेयर वैल्यू, क्योंकि यहां पे जो आपने गुडविल कैलकुलेट की है वो सिर्फ 80% या अपनी शेयर होल्डिंग की हद तक नहीं बल्कि पूरे बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 25 मिलियन। यहां पे जो आपने एनसीआई रिकॉर्ड की है, एनसीआई को सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू का प्रोपोर्शनेट शेयर नहीं बल्कि बिजनेस की फेयर वैल्यू का 20%, बल्कि बिजनेस की फेयर वैल्यू का प्रोपोर्शनेट शेयर पे रिकॉर्ड किया है, यानी कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। इसी वजह से इस मेथड को हम एनसीआई एट फेयर वैल्यू या फुल गुडविल मेथड कह रहे होंगे। अगर आप दोनों मेथड्स को कंपेयर करो कि पार्शियल गुडविल मेथड और फुल गुडविल मेथड या फिर एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी या एनसीआई एट फेयर वैल्यू, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए दोनों मेथड्स में अगर एक इन्वेस्टर एक बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, एक सब्सिडी एक इन्वेस्टिंग कंपनी को एक्वायर कर रहा है, तो दोनों ही मेथड्स में नेट एसेट्स 100% वैल्यू पे कैपिटलाइज होंगे। सारे के सारे इन्वेस्टिंग कंपनी के नेट एसेट्स को 100% फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया जाएगा। पार्शियल गुडविल मेथड में गुडविल उतनी ही रिकॉर्ड होगी जितना स्टेक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टिंग कंपनी में एक्वायर किया है, जितना स्टेक इन्वेस्टर ने सब्सिडी कंपनी में एक्वायर किया है। हमारे एग्जांपल में 80% स्टेक एक्वायर किया था तो 25 मिलियन की टोटल गुडविल का 80% 20 मिलियन की गुडविल कैपिटलाइज हुई। फुल गुडविल मेथड में 100% गुडविल रिकॉर्ड की जा रही होगी, चाहे इन्वेस्टर 100% एक्वायर करे या 100% से कम शेयर होल्डिंग एक्वायर करे, हम पूरे बिजनेस की 100% गुडविल को कैपिटलाइज कर रहे होंगे। सेकंड मेथड में हमने गुडविल को 25 मिलियन पे रिकॉर्ड किया। दोनों ही सिनेरियोस में या दोनों ही मेथड्स में कंसिडरेशन का आउटफ्लो तो सेम था 72 मिलियन का, तो कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ 72 मिलियन से। और पहले और दूसरे मेथड्स में प्रोपोर्शनेट शेयर में हमने एनसीआई को रिकॉर्ड किया है नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी की फेयर वैल्यू का प्रोपोर्शनेट शेयर। सब्सिडरी के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स थे 65 मिलियन के, उस 65 मिलियन का 20% एनसीआई है, तो पहले मेथड में हमने एनसीआई को 13 मिलियन से क्रेडिट कर दिया। लेकिन दूसरे मेथड में आईक्यू स्कूल के बिजनेस की फेयर वैल्यू कितनी थी 90 मिलियन, और इस 90 मिलियन का 20% कितना 18 मिलियन, एनसीआई को हमने फेयर वैल्यू 18 मिलियन से क्रेडिट किया है। याद रखिएगा कि एनसीआई का कॉन्सेप्ट या फुल गुडविल या पार्शियल गुडविल मेथड का कॉन्सेप्ट उस वक्त अराइज होगा जब एक इन्वेस्टर, जब एक पेरेंट कंपनी किसी इन्वेस्टी या सब्सिडरी कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर एक्वायर करे लेकिन लेस देन 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर करे। अगर एक इन्वेस्टर किसी इन्वेस्टी कंपनी का, अगर एक पेरेंट किसी सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर एक्वायर कर लेती है तो फिर तो एनसीआई का कॉन्सेप्ट अराइज ही नहीं होगा, फिर तो फुल गुडविल मेथड या पार्शियल गुडविल मेथड का सवाल ही अराइज नहीं होगा। एनसीआई का कॉन्सेप्ट या गुडविल, फुल गुडविल, पार्शियल गुडविल मेथड का सवाल अराइज कब होगा, कॉन्सेप्ट ट्रिगर कब होगा, जब एक इन्वेस्टर कंपनी, जब एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी या इन्वेस्टी कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर्स को एक्वायर कर रही है, यानी कि मोर देन 50% शेयर्स तो एक्वायर कर रही है लेकिन 100% शेयर्स एक्वायर नहीं कर रही। क्योंकि अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के 100% शेयर्स एक्वायर कर ले तो फिर तो एनसीआई है ही नहीं, फिर तो पार्शियल और फुल गुडविल मेथड का सवाल ही अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर, अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 60%, 70%, 80%, 90%, इवन 95% शेयर भी एक्वायर करती है लेकिन 100% से कम शेयर एक्वायर करती है, तो आपके पास एनसीआई का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। जब एनसीआई का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा तो एनसीआई को मेजर करने के दो तरीके हैं, या तो एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी या एनसीआई एट फेयर वैल्यू। अगर एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि गुडविल पार्शियल गुडविल मेथड के तहत कैलकुलेट की गई है, और अगर एक एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि गुडविल को फुल गुडविल मेथड के तहत रिकॉर्ड किया गया है।
तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि गुडविल होता क्या है, परचेज गुडविल को कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एनसीआई क्या होता है, और एनसीआई के रिकॉर्ड करने के जो दो मेथड्स हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट टू सब्सिडरी और फेयर वैल्यू, इन दोनों मेथड्स को मैंने इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब एनसीआई और गुडविल से पर्टेनिंग कुछ थ्योरेटिकल एरिया देखते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट यहां तक कंप्लीट हो। देखें, अगर मैं सबसे पहले नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की डेफिनेशन को देखूं तो सिंपल सी डेफिनेशन है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज द इक्विटी इन अ सब्सिडरी कंपनी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज द इक्विटी इन अ सब्सिडरी कंपनी दैट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ पेरेंट। दैट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ पेरेंट कंपनी। यानी सब्सिडरी कंपनी का वो शेयर होल्डिंग, सब्सिडरी कंपनी का वो स्टेक जो कि पेरेंट से ताल्लुक नहीं रखता, जो कि पेरेंट से रिलेटेड नहीं है, इससे हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कह रहे होंगे। और इसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते क्यों हैं? क्योंकि ये सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, सब्सिडरी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन इस शेयर होल्डिंग, इस इंटरेस्ट की बेसिस पे वो सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को 100% एक्वायर कर ले, अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को 100% एक्वायर कर ले, तो यहां तो हमारे पास एनसीआई 0% है, क्योंकि पेरेंट ने ही 100% शेयर होल्डिंग सब्सिडरी की एक्वायर कर ली, तो देयर इज नो एनसीआई, एनसीआई 0%। लेकिन अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी की 80% शेयर एक्वायर कर ले, अब 80% शेयर एक्वायर करने के नतीजे में कंट्रोल कितना है? 100%। तो बाकी के जो 20% शेयर होल्डर्स हैं, बाकी का जो 20% स्टेक है, दिस इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड एनसीआई। और जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में कवर किया कि इस एनसीआई को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। या तो हम एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या फिर हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। सर, आपने ये डिस्कशन की कि एनसीआई को इन दोनों में से किसी एक मेथड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो क्या मैनेजमेंट की मर्जी है कि एनसीआई को कैसे रिकॉर्ड करना है? द आंसर इज यस। मैनेजमेंट की मर्जी है कि वो चाहे तो एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी पे रिकॉर्ड करे, मैनेजमेंट की मर्जी है कि वो चाहे तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करे। ये प्योरली मैनेजमेंट का डिसीजन है। मैनेजमेंट चाहे तो सब्सिडरी की एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी पे रिकॉर्ड करे, या फिर एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर रही होगी। एज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पेरेंट कंपनी की मर्जी है कि उसने एनसीआई को कैसे मेजर करना है। लेकिन इसलिए एक सवाल अराइज होता है, मैनेजमेंट क्या सोचेगी, मैनेजमेंट किस तरह से डिसीजन लेगी कि उसने एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी पे रिकॉर्ड करना है या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? देखिए, इसकी बड़ी प्रैक्टिकल सी एक रीजन या प्रैक्टिकल सा एक जवाब है। जब एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है, जब एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है और वो सब्सिडरी कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, यानी सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसके शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पे सेल परचेज हो रहे हैं, तो जब एक इन्वेस्टर, जब एक पेरेंट कंपनी किसी ऐसी सब्सिडरी को एक्वायर करे जो कि एक लिस्टेड कंपनी हो, जिसके शेयर्स किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हो, जिसके शेयर्स किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पे सेल परचेज हो रहे हो, इस तरह के सिनेरियोज में एनसीआई की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई के एनसीआई के पास सब्सिडरी के नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास कितने शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो जब एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे सेल परचेज हो रहे हैं, यहां पे एनसीआई की शेयर्स की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर देते हैं, एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं, उसे मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द सब्सिडरी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एनसीआई की फेयर वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर एक पेरेंट कंपनी, अगर एक इन्वेस्टर एक ऐसी कंपनी को एक्वायर कर रहा है, एक ऐसी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रहा है जो कि प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो जब आप एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को एक्वायर करते हो, इस सिनेरियो में एनसीआई की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, या एनसीआई की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के पीछे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी, किसी ना किसी वैल्यूअर को बुलाना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से उसकी वैल्यूएशन करवानी पड़ रही होगी। तो जब एक पेरेंट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को एक्वायर कर रही होती है, तो यहां पे एनसीआई की नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना थोड़ा सा ऐसा है। तो यहां पे जनरली आप देखोगे कि एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी या पार्शियल गुडविल मेथड के तहत मेजर किया जा रहा होगा। तो एनसीआई की सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इक्विटी इन अ सब्सिडरी कंपनी दैट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ पेरेंट कंपनी। इसी तरह से अगर हम गुडविल का कॉन्सेप्ट देखें तो गुडविल की डेफिनेशन है, गुडविल इज एन एसेट, गुडविल इज एन एसेट, यानी कि ये एक एसेट तो है, क्योंकि ये गुडविल, ये ब्रांड, ये मार्केट वर्थ, ये कस्टमर लॉयल्टी, ये एक ऐसा एसेट है जो कि आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा।
भाई हमारे पास जितने भी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो एसेट्स क्यों है? क्योंकि वो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देंगे। तो गुडविल भी एक ऐसा एसेट ही है जिसकी वजह से आपका बिजनेस, आपकी कंपनी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रही होगी। तो कहता है गुडविल इज एन एसेट रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम अदर एसेट्स एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। रिप्रेजेंटिंग future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified or separately recognized. That are not individually identified or separately recognized. गुडविल एक ऐसा एसेट है जो बाकी एसेट्स के साथ मिलकर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा, जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में बाकी एसेट्स के साथ मिलकर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा, लेकिन ये इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड या सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं है। जब आप किसी चलते हुए कारोबार को एक्वायर करते हो, जब आप किसी चलते हुए बिजनेस को एक्वायर करते हो, जब आप किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस को एक्वायर करते हो, तो आपने उस बिजनेस के सारे एसेट्स एक्वायर कर लिए, उस बिजनेस की गुडविल भी एक्वायर कर ली। अब उस बिजनेस की गुडविल वो बाकी सारे एसेट्स के साथ मिलकर आपको एज अ होल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देंगे, लेकिन इस गुडविल को सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, इस गुडविल को सेपरेटली इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ। तो ये एक ऐसा एसेट है जो बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाकी एसेट्स के साथ मिलकर आपको फायदा देगा, आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा। इसी को हम गुडविल कह रहे होंगे। जैसा कि हमने अपनी एग्जांपल में डिस्कस किया कि गुडविल को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। इन दोनों मेथड्स के तहत गुडविल को कैलकुलेट करने का मैंने एक फॉर्मेट आपके सामने ड्रॉ कर दिया। या तो गुडविल पार्शियल गुडविल मेथड होगा या गुडविल फुल गुडविल मेथड होगा। पार्शियल गुडविल मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे, यानी सब्सिडरी कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर करने के लिए, सब्सिडरी कंपनी के लिए कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर करने के लिए जो भी हमने कंसिडरेशन पे की है उस कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे हम माइनस करेंगे सब्सिडरी के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू का वो पोर्शन जो हमने एक्वायर किया, सब्सिडरी के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू का वो पोर्शन जो हमने एक्वायर किया। यानी कि सब्सिडरी के अगर नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स हैं, उन नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उतना शेयर होल्डिंग परसेंटेज जितना हमने सब्सिडी को एक्वायर किया, मल्टीप्लाई बाय उतना शेयर होल्डिंग परसेंटेज जितना हमने सब्सिडी को एक्वायर किया है। तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू का वो पोर्शन माइनस करो जो आपने एक्वायर किया है, तो आपके पास जो गुडविल वर्कआउट होगी दिस इज कॉल्ड पार्शियल गुडविल। और फुल गुडविल मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी कि आपने सब्सिडी के कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर करने के लिए जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकर की, जो भी कंसिडरेशन ट्रांसफर की, उसकी फेयर वैल्यू प्लस इस सब्सिडरी कंपनी के, इस इन्वेस्टर कंपनी की जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उनकी फेयर वैल्यू। यानी कि अगर मैं एक सब्सिडरी का 80% एक्वायर कर रहा हूं, तो मैंने 80% शेयर्स एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकर की या कंसिडरेशन ट्रांसफर की उसकी फेयर वैल्यू प्लस इसी सब्सिडरी की जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है यानी कि 20% उसकी फेयर वैल्यू। अब इन दोनों के टोटल से आप सब्सिडरी के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की कंप्लीट फेयर वैल्यू को माइनस करोगे। सब्सिडरी के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स 100%, सब्सिडरी कंपनी के 100% नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू को माइनस करोगे, तो अब की बार जो आपके पास गुडविल कैलकुलेट होगी ये फुल गुडविल कहलाई जा रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने कंसोलिडेशन से पर्टेनिंग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। नंबर 1 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नंबर 2 गुडविल। पहले मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि गुडविल होता क्या है, एनसीए होता क्या है। फिर उसी एग्जांपल में हमने ये देखा कि गुडविल या एनसीए को रिकॉर्ड कर किस तरह से किया जाता है, कितने मेथड्स हैं, और फिर इसको थियोरेटिकली भी कवर किया कि एनसीए क्या है, इसको मेजर करने के कितने मेथड्स हैं, गुडविल की डेफिनेशन क्या है और इसको किस तरह से मेजर या रिकॉग्नाइज किया जा रहा होगा। तो आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।